Bismillahirrahmanirrahim. Next and the last section regarding general anesthetic and local anesthetics is local anesthetics, their mechanism, classifications, and major agents. Initially, just we are jumping into the mechanism. It's a basic mechanism for local anesthetics. ठीक है. हाँ, नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कैसे करते हैं? मेन काम हमारा ये है कि आप लोगों को पता हो कि नर्व कंडक्शन होती कैसे, विच इज़ ऑलरेडी यू नो कि कैसे होती है. ठीक है. नर्व कंडक्शन के लिए हमें एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है कि सोडियम इनफ्लक्स हो और पोटाशियम आउटफ्लक्स हो एक्सॉन मेम्ब्रेन के क्रॉस, और उसके थ्रू जो है आपका नर्व कंडक्शन होती है. अब अगर माइलिनेटेड शीट है तो साल्टेटरी कंडक्शन होगी, और अगर नॉन माइलिनेटेड शीट है तो आपकी स्ट्रेट कंडक्शन होती है थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, विच विल बी स्लोअर, दिस विल बी फास्टर. ठीक है, ये आप लोगों को पता है. हम इसी कंडक्शन पाथवे को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं. लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड आपको पता होगा कि जो किसी खास इम्पल्स या वोल्टेज के आने पे सोडियम के चैनल को ओपन करता है एक्सॉन मेम्ब्रेन पे. ठीक है, उसी सोडियम चैनल को, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को एक्सॉन मेम्ब्रेन पे हम बंद कर देते हैं. जो नोड ऑफ रेनवेयर वगैरह पे भी मौजूद होंगे, उन्हीं नोड्स पे जो एक्चुअली हमारे सोडियम के चैनल्स हैं, हम उनको ब्लॉक करते हैं. लोकल एनेस्थेटिक उनको ब्लॉक कर लेते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, डिपोलराइजेशन और इम्पल्स प्रोपिगेशन जो है वो एक ही जगह पे बंद हो जाती है, मज़ीद इम्पल्स इस तरफ नहीं जाती. ठीक है, इवन दो के आगे के चैनल्स ओपन हो, लेकिन एक ही जगह पे मैंने ब्रेक कर दिया तो इम्पल्स प्रोपिगेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, लोकल रीजन पे ब्लॉक अचीव करते हैं. अब हाउ दिस नर्व फाइबर्स आर नर्व्स आर बीइंग अब रीच्ड, उस पर आगे बात करते हैं. ठीक है, अब ये की पॉइंट अपने साथ नोट कर लें कि स्मॉलर मोर लिपोफिलिक यानी लिपिड में ज़्यादा डिजॉल्व होने वाला हो, साइज में स्मॉलर हो, आयनाइजेशन कम से कम हो, यानी एक पीएच पे आयनाइजेशन कम से कम हो, लिपोफिलिक भी हो और स्मॉलर भी हो. ठीक है, वो मेम्ब्रेन को इजीली पेनेट्रेट करेगा और फास्टर ऑनसेट होगा. ठीक है, ऑनसेट बहुत फास्टर होगा. अब बाकी जो इसका ऑफसेट है या ड्यूरेशन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उस पर आगे जाते हैं. सो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन पे आते हैं. इस मैकेनिज्म को ईच मेडिसिन का अलग अलग से हम आगे जाके डिस्कस करते हैं. थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, दो किस्म के लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, एक है ईस्टर्स और दूसरे हैं अमाइड. ईस्टर्स को प्लाज्मा कोलिनिस्ट्रेज जो है, प्लाज्मा में ही सीडो प्लाज्मा कोलिनिस्ट्रेज जो है, वही इनको मेटाबलाइज कर देता है. ठीक है, और ये बेसिकली ईस्टर लिंक्ड होंगे, इनके अंदर ईस्टर बॉन्ड होगा. दूसरा एक है हमारे पास अमाइड, जो अमाइड लिंक्ड होते हैं, जो बेसिकली लीवर और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है वो क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं. तो ये दो कैटेगरीज हैं लोकल एनेस्थेटिक्स में, एक ईस्टर्स हैं और एक अमाइड हैं. जो आइडेंटिफिकेशन है आप लोगों के लिए निमोनिक्स हैं. ईस्टर लिंक जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उसमें क्या होगा, सिंगल आई होगा नेम में, जैसे प्रोकेन आप देख लें. जबकि अमाइड जो लिंक्ड होंगे वो उनमें नेम के अंदर दो आई होंगे, जैसे लाइडोकेन है, और इसी तरीके से ब्यूपीविकेन, उसके अंदर भी दो आई आ रहे हैं, एक और दो. तो ये दोनों आपके पास क्या है, अमाइड हैं, जबकि प्रोकेन आपके पास क्या है, ईस्टर है. ठीक है, फ़र्क क्या है, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंस है और मेटाबॉलिक डिफरेंस भी हैं कि मेटाबॉलिज्म इनकी कहाँ पे होती है. सो जो ईस्टर लिंक्ड हैं उनकी हाइड्रोलिसिस रिपिड होती है, दैट्स वाई उनका ड्यूरेशन भी जो है वो शॉर्टर रहेगा. जबकि हेपेटिक में जो है वो स्लोअर जो है वो क्या होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं. ठीक है, और एलर्जिक पोटेंशियल पे बात की जाए तो आपके पास है एक पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, विच एक्चुअली आपको विटामिन बी में मिल जाएगा. लेकिन विटामिन बी और जो एलर्जिक पैरा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है, इसमें अमाइनो अमाइनो बेंजोइक एसिड, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जिससे लोग एलर्जिक होते हैं वो बेसिकली ईस्टर होता है, जबकि विटामिन बी इट्सेल्फ जो जिसमें पैरामाइनो बेंजोइक एसिड है विच इज़ नॉट ईस्टर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है.
वो आपके लिए हाइपर सेंसिटिविटी काज नहीं करता। अलबत्ता विटामिन बी डिफिशियंसी आ जाए तो वहाँ पे आपके लिए पाबा एलर्जी ज़्यादा होंगी। सो ईस्टर लिंक्ड जो हैं इनमें पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड मेटाबोलाइट्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्गर एलर्जिक है, इवन सीजर्स काज कर सकता है लो डोज पे भी। सीजर यानी फिट्स यानी एपिलेप्टी टाइप के जो दो झटके पड़ते हैं। तो एलर्जिक पोटेंशियल ईस्टर्स का सबसे ज़्यादा है, जबकि अमाइड का पोटेंशियल रेयर है। अमाइड में फिर लाइडोकेन का बहुत रेयर है। फिर ब्यूपीविकेन पे जाएं तो ब्यूपीविकेन का एलर्जिक रिएक्शन है। सो सबसे कम टॉक्सिसिटी जो है लाइडोकेन की है, फिर ब्यूपीविकेन की है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी किसकी है? ईस्टर्स की यानी प्रोकेन की है। आप बाकी भी सर्च कर सकते हैं ईस्टर्स में से और कौन कौन से आते हैं। आप लोगों के लिए टास्क यहाँ पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ, वो ये है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट ईस्टर local anesthetic and different amide based local anesthetic other than procaine, lidocaine and bupivacaine. And also look for their metabolites, look for their allergic potential, stability and examples. Already we do have the examples. Just go with these tetracaine, cocaine. ठीक है? These two are being utilized in the life previously. So tetracaine तो अभी भी होता है, प्रोकेन भी होता है, तो आप इनको देख लें, कोकेन टेट्राकेन इन दोनों को। जबकि अमाइड में रोपीविकेन और मेपीविकेन, इसको देख लें। क्या क्या चीज़ देखनी है? मेटाबॉलिज्म, एलर्जिक पोटेंशियल, स्टेबिलिटी। इसके अलावा ऑनसेट किसका ज़्यादा है, ऑफसेट किसका ज़्यादा है, शॉर्ट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग कौन से हैं, ठीक है, किस केस में हम कौन सा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए एक टास्क है, ठीक है। स्टेबिलिटी में ईस्टर लेस स्टेबल हैं। क्यों लेस स्टेबल हैं? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जबकि अमाइड जो हैं वो मोर स्टेबल हैं। अलबत्ता आपके पास अगर पीएच एसिडिक हो तो अमाइड भी एफिकेसी नहीं रखते। पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो अमाइड की भी एफिकेसी जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ आपके जहन में रहे, ठीक है। सो ईस्टर्स में प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, कोकेन ये आते हैं। अमाइड में लाइडोकेन, ब्यूपीविकेन, रूपीविकेन, मेपीविकेन। लाइडोकेन सबसे कॉमनली यूज होने वाला लोकल एनेस्थेटिक्स है। ब्यूपीविकेन सेकंड नंबर पे, लेकिन ब्यूपीविकेन स्पाइनल में सबसे कॉमनली यूज होने वाला है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में। अब क्या क्या फैक्टर्स लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन को इफेक्ट करते हैं? एक है लिपिड सॉल्युबिलिटी, दूसरा है पीकेए एंड आयोनाइजेशन, प्रोटीन बाइंडिंग है, वेस्कुलरिटी ऑफ द साइट है, विजोकंस्ट्रिक्टर अगर आप एडजुवेंटली ऐड कर लें यानी एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन साथ में ऐड कर लें तो क्या होगा, टिश्यू का पीएच जो है वो क्या है, कैसे इफेक्ट करता है। सो लिपिड सॉल्युबिलिटी पे पहले बात हो चुकी है कि अगर लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल हैं तो देयर पेनिट्रेशन इज़ फास्टर। बेटर मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन है, ग्रेटर पोटेंसी होगी, ठीक है। पीके और आयनाइजेशन पे आ जाए। जिस जगह पे, जिस खास टिश्यू पे आप लगा रहे हैं वहाँ की पीके अगर क्लोजर है लोकल एनेस्थेटिक के पीके के तो आपका ऑनसेट फास्टर होगा, यानी पेनेट्रेशन भी जा रही है और आपका ड्रग जो है वो एक्शन भी जल्दी शो करेगा। और दूसरी बात, चूंकि पीके अगर पीके ए की वैल्यू ऑफ द एरिया इज क्लोज टू द लोकल एनेस्थेटिक पीके ए वैल्यू, देन देर विल बी मोर अनआयनाइज्ड मेडिसिन और ड्रग। और अगर अनआयनाइज्ड ज़्यादा है तो आपका जो एक्शन है वो भी फास्टर होगा, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग पे आ जाए। अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज़्यादा हो रही है मतलब जो रिसेप्टर के साथ या चैनल के साथ बाइंडिंग ज़्यादा है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी एफिनिटी टूवर्ड्स द बाइंडिंग ऑफ द चैनल अगर वो ज़्यादा है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी मेडिसिन का ज़्यादा होगा। कंपटीशन करेगा, उसको रिप्लेस करने वाली चीज़ उसको ईजीली रिप्लेस नहीं कर पाएगी। वेस्कुलरिटी ऑफ द साइट जो है, अगर जिस रीजन में यानी अगर ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा आ रहा है, विसल्स ज़्यादा है, तो उस रीजन में लोकल एनेस्थेटिक टिश्यू से ब्लड में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा और आपकी जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो अपनी लोकल टिश्यू एरिया से इनफिल्टर एरिया से साइड पे होके ब्लड वेसल्स में दाखिल होने लग जाएंगी। जब भी ब्लड वेसल्स में दाखिल होने लग जाएंगी तो ईस्टर का तो आपको पता है, प्लाज्मा कोलिनिस्ट्रेज उसको क्या कर देगा,
डिग्रेड कर देगा, जबकि अमाइड जो हैं वो लीवर की तरफ चले जाएंगे और उनकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, जो साइट ऑफ एक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। सो एक और बात यहाँ पे, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, यहाँ पे आगे भी बात हो रही है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है एंजियोजेनेसिस। इस एंजियोजेनेसिस की वजह से भी लोकल एनेस्थेटिक इन्फ्लेम्ड साइट पे काम नहीं कर सकती, अच्छे से काम नहीं कर सकती। और एक और फैक्टर, इन्फ्लेम्ड एरिया में पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच में आपकी अनआयनाइज्ड मेडिसिन कम होगी, जबकि आयोनाइजेशन लोकल एनेस्थेटिक की ज़्यादा होने लग जाएगी, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक का कोई इफ़ेक्ट आपको सही से नहीं मिलेगा, एफिकेसी डिक्रीज़ हो जाती है इन दोनों की वजह से। विस्कुलरिटी की वजह से ड्यूरेशन डिक्रीज हो रही है, जबकि पीएच कम होने की वजह से, इंतहाई कम होने की वजह से एफिकेसी कम हो जाती है। अलबत्ता आप इस चीज़ को काउंटर करना चाहते हो तो क्या कर दें, बीच में एपिनेफ्रिन डाल दें। हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक जो मिलते हैं, मैं एक की बात कर लेता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगी। लाइडोकेन ले लेते हैं। लाइडोकेन आपको 10 या 20 सीसी की जो एम्प्यूल आपको मिलती है उस दो कलर की आती है। एक रेड कलर का उसके स्टिकर लगा होता है और एक ब्लू कलर का स्टिकर लगा होता है। ठीक है। जो रेड कलर का स्टिकर होता है उसमें लिखा होता है 1:10,000 या 100,000, इस तरह की कोई वैल्यू लिखी होती है और इसके साथ AD लिखा होता है। अक्सर आप ओटीज में सुनोगे या किसी से सुना होगा लाइडोकेन विद एड, विदाउट एड। ये ब्लू कलर जो होता है ये विदाउट एड होता है, और ये जो रेड कलर होता है ये विद एड होता है। यानी 1/1000 या 10,000 आपके पास लेग्नोकेन में 1/10,000 एड्रेनलिन के कंसंट्रेशन होगी। यानी जो रेड कलर में आपको लाइडोकेन मिलेगा उसमें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन शामिल होगा, और जो ब्लू में है उसमें नहीं होगा, वो प्लान लाइडोकेन होगा। उसको क्या कहेंगे, प्लान लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है। विद एड का फ़ायदा क्या है, कुछ जगह पे हम चाहते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक की डोज भी कम हो और लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट भी ज़्यादा देर तक रहे, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ की वेस्कुलरिटी को अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते तो विसल की डायलेशन को तो कम कर सकते हैं ना। विसल की डायलेशन को कट करके क्या कर देते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब एड्रेनलिन जो है लोकली अगर लगाया जाए या एपिनेफ्रिन, तो विजो कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी और आपको लॉन्गर एक्शन मिलेगा और टॉक्सिसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फिर आपने ये भी ध्यान देना है कि कुछ जगह पे फिर एड्रेनलिन भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। कहाँ पे इस्तेमाल एड्रेनलिन नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल फिंगर टिप पे कोई सर्जरी होनी है, चूंकि उसको कॉन्करेंट विसल्स बहुत कम होती हैं। फिंगर पे, लेट से दिस इज फिंगर, यहाँ पे इसका बेस है, बेस पे जो है हमने क्या करना है, आपकी 5 फिंगर्स हैं, कोई एक फिंगर में सर्जरी होनी है, उसके बिल्कुल बेस पे जो है क्या है, लोकल एनेस्थेटिक लगाया जा रहा है, लेकिन साथ में एड्रेनलिन भी है। तो इस जगह पे हम एड्रेनलिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी विसल्स जा रही हैं, आर्टरीज, वो सारी की सारी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और आपकी जो ब्लड फ्लो है टू द टिप ऑफ द फिंगर्स वो बंद हो जाएगी। तो एंड विसल्स जो होती हैं, जिनके लिए बैकअप पे या बाईपास पे कोई दूसरी विसल नहीं होती, तो ऐसी जगह पे लोकल एनेस्थेटिक के साथ हम एड्रेनलिन शामिल नहीं करते, जिसमें आ जाता है आपका डिजिटल ब्लॉक, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये फिंगर के बेस पे लगाना, या पिनाइल ब्लॉक हो जाए जो पीनस के बिल्कुल बेस पे लगाया जाता है, पिनाइल ब्लॉक। ठीक है, उसमें भी किया जाता है, उसमें भी आप एड्रेनलिन नहीं लगाओगे। इसके अलावा ईयर लोब्स हैं, ऐसी जगह जो भी हो जहाँ पे एंड विसल्स हों और कोई बैकअप विसल ना हो, तो उस जगह पे आपने एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन साथ में शामिल नहीं करना। ठीक है। रूट्स क्या क्या हैं, टॉपिकल हैं, जैसे ड्रॉप्स की फॉर्म में डाला जाता है या स्किन के ऊपर लगाया जाता है या म्यूकोजा पे स्प्रे की फॉर्म में लगाया जाता है, ये टॉपिकल है। इन्फिल्ट्रेशन आपने कामन देखा होगा कि 2-3 टांके जब लगाते हैं तो उसके आसपास जो है लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन लगाते हैं, बिल्कुल स्किन के अंदर, सबकट, सबडर्मल, सबकट या सबडर्मल, इसको इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। नर्व ब्लॉक क्या होता है, नर्व के बिल्कुल करीब जाके लगाना, ये नर्व ब्लॉक बना देता है। ठीक है। जो आपको नर्व की ट्रिजेक्टरी आपको मालूम है,
नर्व ब्लॉक का होता है, नर्व की ट्रेजेक्ट्री या आपको जो है प्लेक्सिस का रूट पता है, एरिया पता है, ट्रंक्स पता है, कॉर्ड्स पता है, लोकेशंस का, एनाटॉमिक रिलेशंस का पता है, उसके आसपास अगर आप लोकल एनेस्थेटिक इन्फिल्ट्रेशन कर दें, ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है, लैंडमार्क के बेस भी हो सकता है, जिस तरह की एक्सपर्टीज एनेस्थीसिया वालों के पास है, या समटाइम्स सर्जन्स भी जो हैं वो कर लेते हैं आजकल। तो नर्व ब्लॉक, स्पेसिफिक नर्व को बंद करना नर्व ब्लॉक कहलाता है। एक और आ जाता है फिर आपके पास रीजनल ब्लॉकेड। रीजनल ब्लॉकेड, नर्व ब्लॉक और एपिड्यूरल स्पाइनल, ये रीजनल ब्लॉकेड में भी आते हैं, ठीक है। जैसे आपके लिए एग्जांपल दी गई है ब्यूपिकेन फॉर ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, या ब्यूपिकेन फॉर लेबर एपिड्यूरल। रीजनल ब्लॉक में क्या होता है कि एक एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हम लगा लें और हमारा पूरा एक रीजन बंद हो जाए। मतलब बंद हो जाए से मतलब ये है कि उसकी नर्व सप्लाई जो इंडक्शन है, ये कंडक्शन है, वो बंद हो जाए। जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक है, एक्सेलरी रीजन पे लगा दो तो एक्सेलरी रीजन की सप्लाई बंद हो। सबक्लेवियन रीजन पे हम लगा सकते हैं, क्या नाम है, इंटरस्केलिन एरिया पे लगा के हम शोल्डर की सर्जरी कर सकते हैं। हम एक और प्रोसीजर है, अच्छा इसमें टॉपिकल है, इन्फिल्ट्रेशन है, नर्व ब्लॉक है। एपिड्यूरल, एपिड्यूरल स्पेस में लगाया जाता है, 3 स्पेसेस हैं आपके पास। सब ड्यूरल, पहले है ड्यूरा मैटर, पाया एरेक्नाइड मैटर, फिर एरेक्नाइड के बाद पाया मैटर है जो स्पाइनल कॉर्ड के या ब्रेन के करीब होता है। तो एपिड्यूरल जो होता है वो L3 L4 पे इसकी स्पेस पे हम लगाते हैं। इसी तरीके से स्पाइनल भी, और एडल्ट्स में लगता है, बच्चों में नहीं लगाया जाता, ठीक है। सो ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक लोअर लिम्स की सर्जरी हो, तो उनमें हम क्या करते हैं, एपिड्यूरल या स्पाइनल को चूज़ करते हैं। आजकल इवन एब्डोमिनल प्रोसीजर्स भी जो हैं की जा सकती हैं विद एपिड्यूरल एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया, इनको कंबाइन भी किया जाता है। तो इसमें भी क्या लगाया जाता है, लोकल एनेस्थेटिक। स्पाइनल एपिड्यूरल जो है एपिड्यूरल स्पेस में होता है, जबकि स्पाइनल जो होता है ये सब एरेक्नाइड स्पेस में होता है जहाँ पे CSF पाया जाता है, ठीक है। इनको अकेले अकेले भी किया जा सकता है, इनको कंबाइन भी किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्पाइनल एंड एपिड्यूरल। हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसे कहा जाता है रिस्ट सर्जरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर एंकल की सर्जरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस ब्लॉक को कहते हैं बायर्स ब्लॉक, ठीक है। बायर ब्लॉक एक वाहिद ब्लॉक है जो इन चारों में शामिल नहीं है। ये चार या तो टॉपिकल हैं, या इन्फिल्ट्रेशन है, या नर्व के करीब है, या एपिड्यूरल है। बायर ब्लॉक जो है ये आईवी में लगाया जाता है, लेकिन उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि कैसे हम उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो हार्ट तक पहुंचाने से प्रिवेंट करते हैं। यू कैन लुक इट अप फॉर योर सेल्फ अगर लर्न करना चाहते हो कि बायर ब्लॉक में आईवी में कैसे लोकल एनेस्थेटिक्स लगाए जाते हैं। हालांकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं ब्यूपीविकेन सबसे ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक है, लाइडोकेन सबसे लेस कार्डियोटॉक्सिक है, जबकि प्रोकेन जो है वो इन दोनों से ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक है, और इनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी भी है इन दोनों की। तो आईवी में लगाना तो हमारे लिए ख़तरा है, हम क्यों लगा रहे हैं, तो वो आप लोग फिर खुद लर्निंग के लिए देख लें, ठीक है। लाइडोकेन की फार्माकोकाइनेटिक्स रैपिड ऑनसेट है, 2 से 5 मिनट। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन है, 1 से 2 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है साइटोक्रोम P450 के ज़रिए से, और एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, मैग एक्स इनका बनता है, ठीक है। फिर रीनल एक्सक्रीशन होती है। फिर रीनल एक्सक्रीशन होती है। हमारे पास जो है मैग एक्स जो है, ये मेटाबोलाइट बनता है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स। एक्टिव मेटाबोलाइट जो है ये बनता है, एसिडोसिस काज करता है और किडनी फेल्यूर काज कर सकता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी उसकी थोड़ी बहुत है, बहुत लेकिन रेयर है। दिट्स लाइडोकेन का ये इफेक्ट बहुत रेयर है, ठीक है ना। जो भी मैगएक्स बनता है, मैगएक्स है क्या, मानो इथाइल ग्लाइसिन एक्साइल एक्सिलिडाइड, इस तरह के मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, मोनो इथाइल ग्लाइसिन ये स्पेलिंग है, मानो इथाइल ग्लाइसिन एक्सिलिडाइड, इस तरह से, ठीक है। रीनल एक्सक्रीशन इसकी होती है, तो ऑब्वियस बात है कि रीनल प्रोफाइल और लीवर प्रोफाइल दोनों आपने देखनी है, ठीक है। रिड्यूस डोज इन हेपेटिक इम्पेयरमेंट, अगर आपके पास पेशेंट है जिसकी हेपेटिक
प्रोफाइल ऑलरेडी कम है, या मतलब हेपेटिक प्रोफाइल में एस जी पी टी, एस जी ओ टी, ए एल टी, ए एल पी वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, हेपेटाइटिस के टाइप के नज़र आ रहा है, यरकान के टाइप का नज़र आ रहा है, और लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल करने किसी वजह से, तो लाइडोकिन की डोज आपने क्या करनी होगी, कम करनी होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वहाँ से हो रही है। डोज ज़्यादा कर देंगे तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी या ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने वो नहीं करना। सही है। फार्माकोडायनेमिक्स अगेन वही सेम मैकेनिज्म है, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल को बंद करेगा। आईवी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास आई बी जो 1B है एंटी एरेथमिक, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि लाइडोकेन जो है उसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी बहुत कम है, लेकिन इंतहाई लो डोज पे जो एटलीस्ट बनता है less than 3 ml पे 2% ऑफ लाइडोकेन मोस्टली, वो जो है एरेथमियास के लिए भी कारआमद है, यानी एरेथमियास को भी ख़त्म कर सकता है। इससे ज़्यादा जाएंगे तो टॉक्सिसिटी होगी। सो आईवी में हम लोकल एनेस्थेटिक, समटाइम्स सर्जरीज में भी लेग्डोकेन को इस्तेमाल किया जाता है आईवी फॉर डिक्रीजिंग द कफ रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स को कम करना, स्मूथ एक्सट्यूबेशन के लिए भी आईवी में समटाइम्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विच आई आल्सो एम डूइंग रिसर्च ऑन इट। ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज लोकल एनेस्थेटिक है डेंटल इन्फिल्ट्रेशन, डेंटल प्रोसीजर हैं, इन्फिल्ट्रेशन है, नर्व ब्लॉक्स हैं, टॉपिकल हैं, इवन एंटी एरेथमिजेनिक इफेक्ट के लिए भी हम, एंटी एरेथमोजेनिक इफेक्ट के लिए भी थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो भी हैं, अगर टॉक्सिक डोज पे पहुंच गए, टॉक्सिक डोज पे, तो एक कंडीशन बनेगी लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, तो उसमें आपके पास ये इफेक्ट आएंगे, डिजीनेस आएगा, टेनाइटस आएगा, पीरी ओरल नमनेस आएगी, मतलब ज़ुबान उसको महसूस नहीं हो पाएगी, ओरल कैविटी में ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ नमनेस होती है, या पैरास्थीजिया टाइप का, मुंह चिप कहते हैं कि सुन्न हो जाता है, इस टाइप का। सीजर्स होते हैं हाई डोजेस पे, ये मैं पहले बोल रहा हूँ कि टॉक्सिक डोज अगर अचीव हो जाए, नॉर्मल डोजेस पे लाइडोकेन का इफेक्ट बहुत रेयर है। ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगी, कार्डिक अरेस्ट भी होगा हाई डोजेस पे, बहुत ही ज़्यादा हाई डोजेस पे। लो डोजेस पे ये कार्डिक अरेस्ट को, इवन एरेथमियास को प्रिवेंट करता है, लेकिन हाई डोजेस पे ये एरेथमियास काज करता है, फिर आपको सीपीआर करना पड़ता है। मेथेमोग्लोबिनीमिया के चांसेस हैं विद प्राइलोकेन के साथ सबसे ज़्यादा हैं प्रोडक्ट्स, अगर प्राइलोकेन के प्रोडक्ट साथ में इस्तेमाल किए जाएँ तो उसमें सबसे ज़्यादा है। एंटीडोट क्या है, सबका सेम एंटीडोट है, लिपिड इमल्जन दोगे 20% आईवी इन्फ्यूजन में। ठीक है। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, और बेंजोडाइजेपिन देते हैं हम सीजर्स को कम करने के लिए, एंटी सीजर एक्टिविटी भी है बेंजोडाइजेपिन की। ब्यूपीविकेन पे आ जाए, स्लोअर ऑनसेट है, लॉन्गर ड्यूरेशन है, 4 से 8 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है, हाईली प्रोटीन बाउंड है, दैट्स वाई लॉन्गर ड्यूरेशन है, लॉन्ग एक्शन है और लॉन्गर ड्यूरेशन है। सिस्टेमिक रिलीज इसका स्लो है, लेकिन अगर है भी तो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसकी होती है, एपिड्यूरल्स में हम इस्तेमाल करते हैं, स्पाइनल में इस्तेमाल करते हैं, और नर्व ब्लॉक्स या रीजनल ब्लॉक्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स सिमिलर टू द लाइडोकेन, लेकिन पोटेंसी सबसे ज़्यादा है, लाइडोकेन की निस्बत ब्यूपीविकेन की पोटेंसी ज़्यादा है। पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया भी हमें देता है। ठीक है। जस्ट नॉट जस्ट के टांके लगाओ और उसके लिए लोकल एनेस्थेटिक नहीं, कुछ लोगों में हम पोस्ट ऑपरेटिव लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पेन मैनेजमेंट करते हैं, तो पेन मैनेजमेंट में भी बेस्ट चॉइस है लॉन्गर ड्यूरेशन में ब्यूपीविकेन, लेकिन ध्यान रहे कि सिस्टेमिक इन्फिल्ट्रेशन इसकी ना हो, अदरवाइज क्या काज होगा, ये प्रॉब्लम्स काज होंगी, जिसमें कार्डियोटॉक्सिसिटी है, सिवियर एरिथमियाज हैं, रिस्पायरेटरी कार्डिक रिफ्रैक्टरी कार्डिक अरेस्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी है। जिस टॉक्सिसिटी पे कार्डियोटॉक्सिसिटी होनी है उसी डोज पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी भी डिवेलप हो सकती है, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रहे। रेस्क्यू क्या है, सेम एज लाइडोकेन, 20% आईवी लिपिड इमल्जन है, बोलस में दोगे, मतलब बोलस का मतलब ये है कि इंजेक्शन एक साथ लगा दोगे और फिर इन्फ्यूजन में दोगे। सही है ना, और साथ में ज़रूरत पड़े तो हमें सीपीआर भी करना होता है। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप ईस्टर है आपके पास, प्रोकेन, जिससे मज़ीद टेट्राकेन बनता है। प्रोकेन की बाद जो है, जो कॉमनली इस्तेमाल होती है वो आपके पास है टेट्राकेन। क्या चीज़ है, टेट्राकेन, ये कॉमनली इस्तेमाल होता है। प्रोकेन बेसिकली प्रोटोटाइप है, इससे पहले बनाई गई है।
स्लो ऑनसेट है, बहुत स्लोअर इसकी जो है फिल्ट्रेशन है, मतलब लिपोफिलिसिटी इसकी कमज़ोर है। शॉर्टर ड्यूरेशन है, हाइड्रोलाइज बहुत जल्दी हो जाता है, चूंकि ईस्टर्स हैं तो इजीली प्लाज्मा में हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। सीडोकोलिनिस्ट्रेज इनको क्या कर देगा, मेटाबोला कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसके मेटाबोलाइट जो बनते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है, विच इज़ एलर्जेनिक है, जो एलर्जीज क्रिएट करता है। पोटेंसी कम है चूंकि लिपोफिलिक भी नहीं है इतना, पोटेंसी भी इतनी नहीं है इसकी। पीकेए भी जो है वो बहुत मैच नहीं करती टिश्यूज़ के साथ, तो इसकी वजह से इसकी पोटेंसी भी कम है, ड्यूरेशन भी कम है, ऑनसेट भी स्लो है, पेनिट्रेशन भी बहुत है। तो इस वजह से आप बेस्ट चॉइस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। अलबत्ता इसका अपोजिट जो है, इससे जो डिराइव्ड किया गया है, जिसे कहा जाता है टेट्राकेन, दैट कैन बी यूज्ड, विच इज़ आल्सो यूज्ड इन पेन मैनेजमेंट। ठीक है। हाँ, डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक्स एंड माइनर इन्फिल्ट्रेशन में कभी कभी इस्तेमाल होता है। डायग्नोस्टिक नर्व ब्लॉक्स क्या होते हैं, मालूम करते हैं कि भाई कौन सी नर्व जो है डैमेज्ड है, कौन सी नर्व जो है इफेक्टिविटी शो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो ये डायग्नोस्टिक्स हैं। ठीक है। एलर्जी क्या है, पाबा हाइपर सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा प्रोकेन की है, बाकी इनकी बहुत कम है। ठीक है, ब्यूपीविकेन और लेडोकेन की बहुत कम है। अलबत्ता कार्डियोटॉक्सिसिटी पे आ जाए तो ब्यूपीविकेन की कार्डियोटॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा अगर कार्डियोटॉक्सिसिटी देखी जाए या सेंट्रल नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी देखी जाए तो वो है प्रोकेन की। अब कोलिनिस्ट्रेज डिफिशियंसी है तो प्रोलॉन्ग लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि इनको मेटाबोलाइज करना भी इसी का काम है। अब अगर ये कम है तो ड्यूरेशन लॉन्गर हो सकती है। एलर्जी ज़्यादा है तो एंटीहिस्टामिन साथ में देंगे। एपिनेफ्रिन भी समटाइम्स एलर्जी के लिए एज ए एंटीडोट हम इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीजर्स बनते हैं तो बेंजोडाइजेपिन साथ में देंगे, जैसे मेडाजोलम या डायजेपाम। और बाकी सेम तरीका है, सीवियर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसके लिए आपने लिपिड इमल्जन इस्तेमाल करना है। सीवियर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी में क्या होगा, माउथ में नमनेस आएगी, मेटालिक टेस्ट होगा, सीजर्स भी डेवलप हो सकते हैं, एरिथमियास डेवलप हो सकते हैं। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन दोबारा आ गए लोकल एनेस्थेटिक्स सिस्टमिक टॉक्सिसिटी के हवाले से। अर्ली है, सबसे पहले अर्ली होगा सेंट्रल नर्वस, पीरी ओरल नमनेस होगी, माउथ में नमनेस फील होगी, टेनाइटिस होगा, मस्कुलर इशू है, मेटालिक टेस्ट आएगा, डिजीनेस आएगा। फिर उसके बाद फर्दर अगर चाहे मज़ीद अगर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्साइटेशन होगी, जिसमें एजिटेशन है, थकावट महसूस होगी, गुस्सा आने लगेगा, मसल की ट्विचेस इरेगुलर अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी और सीजर्स डेवलप हो जाएंगी। फिर उसके बाद थर्ड फेज पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन होगी, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और रिस्पायरेटरी अरेस्ट एंड कार्डिक अरेस्ट में जा सकता है। लेट जो है उसमें सबसे क्या होगा, सबसे पहले एरिथमियाज आएंगी, आफ्टर डिक्रीज इन द रिस्पायरेटरी रेट एंड रिस्पायरेटरी फंक्शंस एरिथमियाज डेवलप होंगी, हाइपोटेंशन होगा और इवेंचुअली कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा। तरीक़ेकार क्या है, कार्डिक अरेस्ट है या रिस्पायरेटरी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है तो सीपीआर करेंगे। क्या करेंगे, सीपीआर। साथ में आपने क्या शुरू कर लेना है, लिपिड इमल्जन भी शुरू कर लेना है आईवी में। इनिशियली आपने इसको लिपिड इमल्जन जो है बोलस में देना है, उसके बाद आईवी में इसको इन्फ्यूजन की फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 100% ऑक्सीजन देंगे, चूंकि रिस्पायरेटरी अरेस्ट भी है तो 100% ऑक्सीजन भी देंगे। इंजेक्शन को आपने स्टॉप करना है और सीजर को कंट्रोल करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स दिए जाएंगे। तो ये पूरी थेरेपी है, यानी सीएनएस के लिए बेंजोडाइजेपिन हो जाएंगे, रिस्पायरेटरी के लिए सीपीआर में पल्मोनरी रिससिटेशन है और 100% ऑक्सीजन है हाई फ्लो रेट्स पे, जबकि हार्ट के लिए एंटी एरेथमिक्स हैं, लिपिड इमल्जन है और सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशंस है। बाकी आप जनरल लोकल एनेस्थेटिक को दोबारा रिवाइज करें तो कॉन्शियसनेस जनरल एनेस्थेटिक में नहीं होती, लोकल एनेस्थेटिक्स में होती है। प्राइमरी टारगेट है जनरल एनेस्थेटिक्स का गेमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड तमाम का, जबकि एन एम डी एन मिथाइल डी एस्पर्टेट का जो है रिसेप्टर को जो एक्साइट करते हैं वो फिर दो हैं, एक कैटामीन है और एक नाइट्रस ऑक्साइड है। जनरल एनेस्थेटिक्स होल बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, मेलेग्नेंट हाइपरथर्मिया और हेपेटोटॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा नीफ्रोटॉक्सिसिटी भी एग्जिस्ट करती है।
की एंटीडोट जो है मेजर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ज़्यादातर वो डेंट्रोलिन सोडियम है। बाकी फिर विद कंडीशंस जो हैं अलग अलग से एंटीडोट्स होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स तमाम जो हैं वो उसको बंद करते हैं। लोकलाइज्ड रीजन होता है। सबसे मेजर टॉक्सिसिटी जो है वो लास्ट है, लोकल एनेस्थेटिक सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। और जो मेजर एंटीडोट है वो लिपिड इमल्जन है। की एजेंट्स हमने जो डिस्कस किए, हेलोथेन हेपेटोटॉक्सिक था, सेंसिटाइज हार्ट को सेंसिटाइज करता था। किस चीज़ के लिए? कैटेकोलामीन्स के लिए। यानी लो डोज पे एट्रोपिन एड्रेनलिन भी ज़्यादा इफेक्टिव होते थे। तो इस वजह से हम हेलोथेन के साथ एड्रेनलिन का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करते हैं या करते ही नहीं है। प्रोपोफॉल फास्ट आईवी इंडक्शन है, नो एनर्जीजिया। केटामीन एनएमडीए ब्लॉकर है, डेसिसिएटिव एनेस्थीसिया है, पोटेंट एनर्जीजिया है। नेट्रस ऑक्साइड एनर्जेसिक एडजुवेंट है, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया काज कर सकता है। ठीक है। लाइडोकेन अमाइड में से है, फर्स्ट लाइन लोकल एनेस्थेटिक है। ब्यूपिविकेन लॉन्ग एक्टिंग है लेकिन सिवियरली कार्डियोटॉक्सिक है। ये आपकी टास्क्स हैं। इन टास्क को आपने इन तीनों लेक्चर्स के हिसाब से कंप्लीट करना है और पीडीएफ बना के सीआर के साथ शेयर करना है। और सीआर एक कलेक्टिव जिप फाइल बना के मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क थ्रू सीआर और जीआर और मे बी डायरेक्टली और यू कैन लीव द कमेंट्स। थैंक यू।